मेरे प्रिय दर्शक, मैं आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ अपने उसी पूर्व परिचित कार्यक्रम राशिफल को लेकर के। इसी श्रृंखला के अंतर्गत 2022 में हमने राशि को लेना शुरू किया है। इसी राशि के अंतर्गत अभी तक मैंने बात की है वृश्चिक राशि तक। वृश्चिक राशि ये हमारी राशि चक्र की 8वीं राशि है और इसका स्वामी मंगल होता है। इसके बारे में जो है बताया, इसकी 2 राशियाँ, मंगल का स्वामी 2 राशियों का स्वामी होता है, मेष का और वृश्चिक का। इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे धनु राशि की। मित्रों, धनु राशि जो होती है इसे 9 नंबर से लिखा जाता है और इसका स्वामी गुरु है और इसकी 2 राशियां हैं। गुरु का को अधिपत्य प्राप्त है 2 राशियों पर है, धनु पर और मीन पर, और दोनों ही राशियों का नेचर अलग अलग है। देखिए, ये प्रकृति की महिमा, कुदरत की महिमा कि धनु राशि और मीन राशि वालों में के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। आदरणीय दर्शकों, सबसे पहले तो आप लोग ये जो समझ लीजिए कि राशि को का निर्धारण हम कैसे करते हैं, कैसे आप जानते हैं कि हमारी ये राशि है। तो राशि को अपने यहाँ निकालने के 2-3 तरह के आधार प्रचलित करके रखे हैं। पहला आधार तो ये है कि सीधा सीधा उन्हें कुछ नहीं आता, उन्होंने नाम का पहला अक्षर लिया और राशि बनाना शुरू कर दिया। एक आदमी के कईयों नाम होते हैं, कहीं कहीं 2-2, 3-3 नाम भी होते हैं। तो नाम का पहला अक्षर देखा और उससे राशि उन्होंने बनाई कि हमारी तुला राशि है, हमारी मेष राशि है, हमारी धनु राशि है, हमारी वृश्चिक राशि देखना शुरू कर दिया। जबकि बगल वाला भी व्यक्ति सामने बैठा है। आपकी राशि मान लीजिए धनु है और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, उनकी भी धनु राशि है, वो व्यापारी हैं, वो आपसे ज़्यादा पैसे वाले हैं। तो आखिरकार क्या कारण है? तो मेरा ये मानना है शास्त्र सम्मत नहीं है नाम से, प्रचलित नाम से राशि को देखना, और न ही जन्म कुंडली मिलान में प्रचलित नाम का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। अब राशि का निर्धारण हम करें कैसे? तो इसके लिए एक बात जो है बता देता हूँ। देखिए, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र के जिस चरण में होता है उसको एक अक्षर का अलॉटमेंट है। उसी अक्षर से नाम का प्रारंभ होता है, वही उसकी जन्म राशि मानी जाती है। ये तो हमारी शास्त्र सम्मत विधि हो गई, इससे हम निकालते हैं। लेकिन कभी समस्या ऐसी आ जाती है कि जिन लोगों की उम्र 40 से 50 वर्ष है, तो पहले देहातों में घड़ियों का प्रचलन नहीं था और थोड़ा बहुत भी टाइम अगर इधर उधर हो गया, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा और समय अगर गलत हो गया तो उनकी जन्म कुंडली ही गलत हो गई। तो जब जन्म कुंडली ही गलत हो गई तो राशि भी गलत हो गई। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैं ये जो है बता देता हूँ कि राशि का निर्धारण उस नाम से करना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े, बहुत बड़ी मजबूरी आ जाए, कि जिस नाम से व्यक्ति सोते हुए में भी जग जाए। प्रायः व्यक्ति के 2-2 नाम होते हैं। एक तो पुकारने वाला नाम होता है, दूसरा उसका व्यवहारिक नाम होता है जो स्कूल में भी लिखा होता है। पुकारने वाला नाम, हमने एक वीडियो जो बनाया था जिसमें हमने नामकरण के बारे में लिखा था कि, और उसका जो हमने थंबनेल दिया था उसमें ये लिखा था कि कहीं आपने अपने बच्चे का नाम चिंटू मिंटू तो नहीं रख दिया है, क्योंकि जथा नामा तथा गुणा, जथा नामा तथा गुणा को भी हम इसी राशि फल से ही हम निर्धारित करते हैं कि अगर किसी का नाम लल्लू है तो उसके अंदर गुण भी उसी तरह के धीरे धीरे करके प्रचलित मतलब उसमें दिखने लगते हैं। तो मित्रों, हम इस अंदर में ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। हम ये बता रहे थे कि जब हमारे सामने समस्या ये आ जाए कि हमें अपनी जन्म तिथि ना मालूम हो और जन्म राशि ना मालूम हो, तो और या अगर मालूम हो तो ये इस बात का अंदेशा हो कि गलत है। अगर कोई बहुत ही योग्य आचार है तो आपकी लंबाई, आपके गेटअप और आपके जीवन में घटने वाली पिछली घटनाएं और इन सारी चीज़ों को मिला करके वो राशि निकाली जा सकती है। लेकिन उसके लिए बहुत ही अनुभव की आवश्यकता है। ये हर आदमी के बस की बात नहीं कि हाइट आप कितनी है, चेहरा आपका चपटा है, चेहरा गोल है और बाईं आंख की रोशनी कम है, या आपके संतानों में लड़कियां हैं या पुत्र हैं, और आपको ये मतलब व्यापार आप कर रहे हैं तो 10वें स्थान में ये राशि होनी चाहिए। तो जब 10वें स्थान में ये राशि है, कर्ज की स्थिति ये है,
है ना, और जेल यात्रा इतने बार जो कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, 10 दुश्मनों की संख्या क्या, माने हर भाव से एक एक क्वेश्चन को लेकर के लग्न का निर्धारण कर लेना चाहिए। तो जब लग्न का निर्धारण आप कर लेंगे तो वही उसी से ही आप अपना राशिफल देखना शुरू करें। और वैसे भी हमारा राशिफल आप लोग लग्न से ही देखा करें। ये हम हर बार हर अपने एपिसोड में, हम हर अपने वीडियो में आप लोगों से यही आग्रह करते हैं कि आप लोग अपने लग्न से कुंडली का निर्धारण करें। देखिए, चंद्र लग्न से, चंद्र राशि से अगर आप लोग कुंडली का देखिए, चंद्रमा का गोचर 2.25 दिन का होता है। आज कुछ है तो कल चंद्रमा की कला बदल जाएगी, तो कल मतलब राशि ही उसकी, जब चंद्रमा की कला जो है बदल जाएगी तो उसका रूप बदल जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब एक दिन से अधिक या एक साप्ताहिक राशि की हम बात करते हैं तो उस समय हमको लग्न से ही कुंडली का निर्धारण करना चाहिए। मित्रों, आइए बात करते हैं धनु लग्न की, कि धनु लग्न से राशि वालों का कैसा रहेगा 2022। मित्रों, व्यक्ति के जीवन में 3 ग्रह बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। देखिए, सूर्य का गोचर 1 माह का है, बुध का गोचर भी थोड़े दिन का होता है, मंगल का भी गोचर थोड़े दिन का है, महीने 1.5 महीने का है, शुक्र का भी इसी तरह का गोचर है। 3 ग्रह व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। कौन कौन से हैं वो? एक तो आपके गुरुदेव हो गए, ये जो धन के कारक हैं और बुद्धि और विद्या के कारक हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, और माफ कीजिएगा जुखाम की वजह से, पिता के कारक हैं और सम्मान के कारक हैं। और इससे शरीर में शरीर की जो त्वचा है, माने जिसे आभा बोलते हैं, उसका भी निर्धारण हम करते हैं। जिन बच्चों का गुरु नीच का होता है या गुरु की कंडीशन खराब होती, 6ठे 8वें 12वें में मकर राशि में होकर के बैठ जाता है गुरु, तो उन बच्चों का जो मानसिक लेवल है वो बहुत देर से उठता है। हमारा मतलब ये है कहने का कि उनकी उम्र तो 20 साल हो जाती है, लेकिन उन्हें बुद्धि का विकास जो है उस अवस्था तक नहीं प्राप्त होता, या उन्हें आप ये समझ लीजिए बुद्धि का जो IQ लेवल है वो घट जाता है। एक समस्या और है, अगर इसी गुरु पर 3 ग्रहों का, पापी ग्रहों का निगेटिव इफेक्ट अगर और पड़ जाए, उनकी दृष्टि पड़ जाए, तब क्या होगा? तो वो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से, जिसे हम कहने लगते हैं कि वो पागल है या कम बुद्धि का, मंद बुद्धि का व्यक्ति बन जाता है। तो ये तो गुरु की तासीर हमने आपको बताई। हमने 3 ग्रहों की बात की थी। अब दूसरे नंबर पर आता है हमारा शनिदेव। शनि का नाम आते ही रोए खड़े हो जाते हैं, इतना लोगों ने डरवा रखा है। शनि की 7.5 और शनि के ढैया इत्यादि से इतना डर लगता है कि लोग ये डरने लगते हैं कि शनि की 7.5 आ गई और अब तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं। शनि दंडाधिकारी हैं और ये दंड जो देते हैं, लेकिन दंड देने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी अपराध न करें। देखिए, शनि की स्थिति अगर आपके भाग्य के स्थान में है या अच्छे स्थान में है और स्वराशि होकर के बैठे हैं, तो शनि से बहुत कुछ प्राप्त होता है। जरूरी नहीं है कि शनि जो है हमें दंड ही दें और उन्हें इतना बदनाम करके रखा है। ये कर्मकांडी आचार्यों के लिए ये आमदनी का बहुत बड़ा जो है जरिया है। कहना शनि की स्थिति खराब है, बच्चा फेल हो गया है, शनि खराब है, संतान नहीं हो रही है, शनि खराब है, सारा दोष शनिदेव पर मढ़ देते हैं। अब बात करते हैं राहु की। देखिए, राहु और केतु ये दोनों ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बारे में कहा गया है कि ये जिस राशि में बैठ जाते हैं ये उसका फल करते हैं, जिस ग्रह के साथ में होते हैं उसके फल को घटाते और बढ़ाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं कि चंद्रमा जब हमारे जोड़क को जिस दोनों पॉइंट्स पर काटता है, तो वो जो हमारा पॉइंट्स होता है उन्हें ए ऊपर वाले बिंदु को राहु, नीचे वाले को केतु का नाम दिया गया। इसके बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं कि राहु और केतु को शास्त्रों में क्या कहा गया।
वैसे ग्रहों की जो परिभाषा है यह पिंडे तद ब्रह्मांड है, माने जो पिंड हमारे जो पिंड के रूप में ब्रह्मांड में नहीं है उन्हें हम ग्रहों की श्रेणी में हमने नहीं रखा है। लेकिन फिर भी चूंकि पृथ्वी पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है राहु और केतु, क्योंकि कालसर्प दोष की स्थिति इसी से ही बनती है कि अगर राहु और केतु के इन दोनों नोडल पॉइंट्स के एक तरफ सारे ग्रह हैं, बाकी 7 ग्रह हैं, तो कालसर्प दोष की स्थिति बनती है। और कालसर्प दोष का मैंने बहुत पुरजोर खंडन किया है। ये बात तो निश्चित है कि सारा पावर अगर एक तरफ हो जाए तो लाइव अस्त व्यस्त जरूर हो जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि कालसर्प दोष वाला व्यक्ति जो है ये बहुत ज़्यादा परेशान ही होगा जीवन में, ऐसा नहीं। कालसर्प दोष वाले व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर, हमने 10-12 लोगों के नाम भी दिए थे, व्यापारियों के भी थे, लेखक भी थे, राजनेता भी थे, कि जिन लोगों का कालसर्प दोष की स्थिति वो बड़ी ऊंचाइयों पर गए। मित्रों, ये तो हम थोड़ा सा एक टॉपिक से अलग हटके हमने जनरल नॉलेज की बात की है। अब बात करते हैं राशिफल की। बात करते हैं मित्रों धनु राशि की। धनु राशि के बारे में जैसा अभी हम बता चुके हैं कि इसका स्वामी गुरु है, और धनु राशि की क्या स्थिति 2022 में रहने वाली है इसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। मित्रों, पहली चीज तो आप ये जो समझ लीजिए कि इस समय गुरु, शनि और राहु और केतु की स्थिति क्या है। 13 अप्रैल को गुरु मीन राशि में गोचर करेंगे, इसका मतलब इस समय गुरु धनु राशि में है। शनि 29 अप्रैल को कुंभ राशि से और 12 जुलाई को फिर ये मकर में जो है चले जाएंगे। राहु 17 मार्च को मेष में और केतु 17 मार्च को तुला राशि में गोचर करेंगे। तो अभी की स्थिति हम जो है समझ लेते हैं 13 अप्रैल से पहले की, फिर इसके बाद में 13 अप्रैल की बाद की स्थिति को हम जो है समझ लेंगे कि क्या स्थिति रहने वाली है। मित्रों, अभी समय जो शनि की स्थिति है धनु राशि वालों के लिए, वो शनि इनका धन के स्थान में और वाणी के स्थान में है। शनि स्वराशि होकर के धन के स्थान में गोचर कर रहे हैं, और मकर राशि में शनि जो है बैठ करके हमारे जो ऐसे जातक हैं धनु लगने वाले, जिनका काम केमिकल से, व्यवसाय से, कमीशन से, दलाली से है, उनके लिए ये स्थिति 17 मार्च के बाद बहुत ही अच्छी होने वाली है, और उन्हें शनि की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी, और लोहे से और इस तरीके के व्यापार से उन्हें पैसा बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। अच्छा, दूसरे स्थान में शनि बैठ करके ये धन का जो अर्निंग का नेचर होता है ये इसमें बदलाव ले आता है। बदलाव कैसा ले आता है? बदलाव ऐसा ले आता है कि धन कमाने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं रहता है। तो धनु लगने वाले मित्रों, आपसे ये आग्रह है हमारा कि धन को कमाएं जरूर, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अच्छाई से कमाया गया धन अच्छे फल देता है, और अगर उसमें कुछ इस तरीके का मोड शामिल हो जाए जैसे सट्टा, लॉटरी वगैरह हुआ, तो वो धन ठीक नहीं रहता है। तो अभी फिलहाल शनि के लिए, जब तक शनि मकर राशि में है तब तक उनको चाहिए ये कि धन की स्थिति को कमाने में जो तरीका है उसका ठीक इस्तेमाल है। मित्रों, खांसी बहुत आ रही है, वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है। अब 29 अप्रैल को शनि जो है गोचर कर जाएंगे कुंभ राशि में, और कुंभ राशि धनु लगने वालों के लिए ये तीसरे स्थान में पड़ेगी, और तीसरा स्थान छोटे भाई का स्थान है। तो जब इस राशि में शनि का गोचर होगा, हालांकि स्वराशि है, यहाँ पर कुंभ राशि है, तो छोटे भाई को लाभ होगा, और छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, माने उनकी यात्राएं भी होंगी। और जो राहु हैं 17 मार्च को राहु मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। अभी समय जो है राहु मीन राशि में है, माफ कीजिएगा वृष राशि में है, क्योंकि राहु का जो गोचर है वो उल्टा होता है, माने एक राशि पीछे चलता है, वक्री होता है। तो राहु इस समय वृष राशि में, माने धनु लग्न वालों के लिए जो राहु की स्थिति है वो 6ठे स्थान में है। शत्रुनाशक, शत्रुओं का संहार करने में राहु महाराज जुटे हुए हैं। लेकिन जब ये 17 मार्च को मेष राशि में गोचर करेंगे
और मेष राशि इनके 5वें स्थान में पड़ती, जो संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, शिक्षा का भाव है। और तो यहाँ पर राहु बैठ कर के बाधाएं उत्पन्न करेंगे। जो विद्यार्थी वर्ग हमारा दर्शक है और धनु लग्न का जातक है, उनके लिए 17 मार्च के बाद समय ठीक नहीं है। क्या नहीं ठीक है? शिक्षा में बाधाएं आएंगी। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा लगी होगी तो उसमें असफल होने के चांसेस हैं। ऐसी महिला जातक जिन्हें संतान की उत्पत्ति होनी होगी तो 17 मार्च के बाद उन्हें कष्ट हो सकता है। कन्या की स्थिति ज़्यादा बनेगी, लेकिन पंचम स्थान की राशि पर भी पड़ने वाली दृष्टियों पर भी निर्भर करता है। तो कन्याओं की संख्या ज़्यादा रहेगी और पॉसिबिलिटी इस बात की रहेगी कि कन्या का जन्म हो सकता है। और केतु की जो स्थिति है, ये जब राहु में जो है चले जाएंगे तो 7वें स्थान पर जस्ट अपोजिट में केतु जो है आपके तुला राशि में आ जाएंगे। और केतु जब तुला राशि में आ जाएंगे ये लाभ का स्थान है, और केतु यहाँ से बैठ कर धनु लग्न वालों के लिए लाभ की स्थिति को बनाएंगे। माने लाभ किस तरह से होगा? व्यापार से लाभ होगा, जो आप काम कर रहे होंगे उससे लाभ होगा। लेकिन एक समस्या खड़ी होगी, क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र है, तो उस समय गोचर में अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो केतु का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु ध्वज का कारक है, बाधा के भी है। बाधाएं ये भी खड़ी करता है केतु। और केतु का जो प्रभाव है वो मंगल की तरीके से माने शुक्र को ये प्रभावित करेगा, माने घर की महिलाओं को और पत्नी को ये समस्याएं खड़ी कर सकता है। अच्छा, अब इसके बाद में जब शनि 12 जुलाई को मकर राशि में फिर से ये गोचर जो है कर जाएंगे तो धन की स्थिति फिर से अच्छी हो जाएगी। तो अब इसके बाद में गुरु जब मीन राशि में गोचर करेंगे 13 अप्रैल को, मीन राशि ये जो स्थान है ये जनता का भी स्थान है, ये माता का भी स्थान है। तो यहाँ पर मीन राशि स्वराशि गुरु होकर के बैठेंगे तो भूमि, भवन और वाहन, और जो ऐसे प्रतिनिधि हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके लिए विजय की स्थिति बनेगी धनु लग्न वाले 13 अप्रैल के बाद। हालांकि गवर्नमेंट तो पहले बन जाएगी, तो उनके लिए फायदेमंद है, लेकिन गवर्नमेंट पहले बन जाएगी तो गुरु से उनको लाभ नहीं होगा। लेकिन भूमि, भवन और वाहन की स्थिति अच्छी बनेगी, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अब राहु के लिए एक उपाय जो है बता देता हूं कि राहु 17 मार्च को जब मेष राशि में गोचर करेंगे तो ये समस्याएं खड़ी करेंगे, और ये जब समस्याएं खड़ी करेंगे तो इनको शांत करने के लिए कुछ उपाय है। पहली चीज तो राहु का दान करें। 17 मार्च के बाद राहु का दान खासतौर से विद्यार्थी या वो माताएं और महिलाएं हैं जो जिनके संतान को उत्पन्न होना है, मैंने जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, इनको राहु का जाप करना चाहिए। और राहु का मंत्र वो मैं जो है बता देता हूँ, ओम राम रावे नमः, इस मंत्र का वो जाप करें। इसी के साथ में हम अपने इस वीडियो का समाप्त करते हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम मिलेंगे मकर राशि में, मकर राशि की बात करेंगे उससे। और समाप्त करने से पूर्व आपसे एक आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही सकते हो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। और अगर कोई समस्या हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद इस नीचे कमेंट डाल दें, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और एक प्रश्न आप में लिख करके अगर भेज देंगे तो हम उसका आपका जवाब निःशुल्क देंगे। और अगर कुंडली का विश्लेषण आप लोगों को विशेष तरीके से कराना चाह रहे हो तो अपॉइंटमेंट ले करके और हमें फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं। उसका एक निर्धारित शुल्क है, जो जब आप फ़ोन करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।